बेटा हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक शुरू किया था वो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां थी। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां जो है वो कितने प्रकार की होती है, यानी बाह्य विवर्तनिक शक्तियां वे शक्तियां होती है जो पृथ्वी के धरातल के बाहर रहकर क्या करती है, पृथ्वी की जो सतह होती है, जो संरचना होती है उसको क्या कर देती है, चेंज कर देती है। अब बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को हमने दो हिस्सों में क्या किया था, पढ़ा था। यानी हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है अपक्षयन की शक्ति, है ना, अपक्षयन की शक्ति, और दूसरी होती है अपर्दन की शक्ति। दो प्रकार से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अपक्षयन का मतलब होता है चट्टान का किसमें बदलना, मृदा में बदलना। विभिन्न कारक होते हैं जो इन्हें बदलते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वर्षा का जल, पाला, है ना। उसके बाद इसके अलावा जो नेक्स्ट और प्राकृतिक कारण जो हो सकते हैं, उसके अंदर जो प्रकृति के अंदर जो वायु के साथ जो धूल के कण आते हैं वो भी चट्टानों को किस में बदलते हैं, मृदा में बदलते हैं। तो धूल के कण हो गए। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि कुछ रासायनिक क्रियाएं जो होती है प्रकृति के अंदर वो चट्टानों को मृदा में बदलती है। वो रासायनिक क्रियाएं कौन सी है, कार्बोनेटीकरण जो हो गया, ऐसी जो क्रियाएं होती है वो बदलती है। ठीक है, तो रासायनिक क्रियाएं जो है वो चट्टानों को बदलती है। फिर है जो पादप होते हैं वो उनकी जड़ें जो है घुस जाती है किसके अंदर, चट्टानों के अंदर, उसको तोड़ने का काम करती है। जंतु जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, इससे चट्टानें टूट जाती है। और फिर मनुष्य है बारूद वगैरह लगाकर क्या करते हैं, चट्टानों को मृदा के अंदर बदल देते हैं। फिर नेक्स्ट आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरदन की शक्ति। आपने सुना है मृदा अपरदन, इसमें क्या होता है, ये जो मृदा बनी है वो एक स्थान से उठकर क्या करती है, विभिन्न माध्यमों के द्वारा, वो माध्यम वायु भी हो सकता है, वो माध्यम जल भी हो सकता है ना। तो विभिन्न माध्यमों के द्वारा ये जो मृदा होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जाती है। जहाँ जमेगी वहां क्या बना लेगी, अब यहाँ पे तो ये चट्टान खत्म हो गई, ये पहाड़ी खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये जमेगी तो यहाँ पहाड़ी जैसी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, बन जाती है। तो इस तरीके से ये जो अपरदन की शक्ति है जो कि बाह्य विवर्तनिक शक्तियों का दूसरा प्रकार है, उसे हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो बुक का पेज है वो हम लोग देखेंगे। तो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों में पहला हम पढ़ चुके हैं अपक्षय की शक्तियां, अभी हम लोग पढ़ेंगे अपरदन की शक्तियां। वायु, जल, बर्फ, पानी पर पाए जाने वाले तीन ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहते रहते हैं। कौन कौन चीजें, ग्लेशियर, एक तो जिसे हम बर्फ कहते हैं, यानी जो पर्वत होते हैं, जो बर्फ वाले पर्वत होते हैं, उनकी जो बर्फ होती है वो पिघलती ग्लेशियर के रूप में नदियों में क्या होती रहती है, बहती रहती है। फिर जल है और वायु है, ये तीनों ही चीजें बहते रहते हैं। इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है। इनके ये जैसे पानी बह रहा है तो ये अपने साथ कई चीजों को बहा कर लेके जाएगा। वायु है, तेज हवा चलती है तो ये अपने साथ कई चीजों को बहा कर ले जाती है। ठीक है, इनके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी संरचनाएं टूटकर बहती चली जाती है। वायु, जल या बर्फ के रास्ते में कुछ भी चीज आती है तो वो साथ में बहकर चली जाएगी। वायु, जल, बर्फ अपक्षयन का कार्य भी करते हैं। ठीक है, ये चट्टान को तोड़ने का काम भी करते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। इनका कार्य इतने पर ही समाप्त नहीं होता, ये अपक्षय से एक स्थान पर जमा हुए पदार्थ को दूर तक परिवहन करते हैं। जहां जाकर ये पदार्थ जमे होते कालांतर में उस धरातल का रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। अभी मैंने बताया था कि मिट्टी बहकर जाएगी तो यहाँ जाकर क्या बना लेगी, छोटी सी पहाड़ी या पठार बना लेगी, है ना, जम जम के। उसके बाद है, सबसे पहले हम देखेंगे अपरदन की शक्तियों में पहला प्रकार है वायु की शक्ति, बहती वायु की शक्ति। धरती की सतह के चारों ओर गैस का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन। ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या पाया जाता है, जो गैस का आवरण पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल कहा जाता है। उसके बाद है, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान कर हम जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधे भी वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान कर प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे प्राणियों के लिए भोजन प्राप्त होता है। वायु के इन महत्वपूर्ण कार्यों के साथ अपक्षय का कार्य भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या होता है, पेड़ पौधे भी वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यानी देखो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं श्वसन में। लेकिन पौधे क्या करते हैं, पौधे कौन सी गैस लेते हैं, CO2 तो अपने अंदर लेते हैं, है ना। पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, और कौन सी गैस छोड़ते हैं,
O2 छोड़ते हैं, वापस आउट कर देते हैं। तो गैस जो है हमारे लिए नहीं, ये किसके लिए भी आवश्यक है, पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। वायु के इन महत्वपूर्ण कार्यों के साथ अपक्षयन का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। वायु अपक्षयन का काम करती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। वायु स्थिर नहीं रहकर गतिशील रहती है, यानी वायु एक जगह नहीं रहती, गति करती रहती। गति ही इन्हें अपक्षयन की शक्ति प्रदान करती है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती है, इसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं धूल के, इसीलिए चट्टान को रगड़कर क्या कर सकती है, मिट्टी में बदल देती है। ठीक है, वायु का वेग बढ़ने के साथ अपक्षयन की शक्ति बढ़ती है, यानी जितना अधिक क्या होगा, वायु का वेग होगा, उतना ही अधिक ये चट्टान को मिट्टी में बदल सकती है। कभी कभी विनाशक होकर बड़े क्षेत्रों के नक्शों को बदल डालती है। वायु की अपक्षयन शक्ति को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वायु का चलाता कौन है। आप पंखे का स्विच चालू करते हैं तो पंखे के घूमने के कारण लगने वाले धक्के से हवा भी घूमने लगती है। हम जानते हैं कि किसी भी कार्य के करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। पंखे को घूमने की जो शक्ति होती है वो कहाँ से मिलती है, बिजली से मिलती है। प्रकृति में हवा को बहाने की व्यवस्था कमरे में हवा बहने की तुलना में कुछ जटिल है। अब आपको पता है कि वायु यहाँ पर है, लेकिन ये बहकर जाएगी, जब क्या काम करेगी, शक्ति कोई काम करेगी। आगे बात समझ में। तो जो शक्ति होती है वो शक्ति कैसे मिलती है वो हम लोग देखेंगे कि प्रकृति में किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लेने वाला एकमात्र स्रोत कौन सा है, सूर्य है। मतलब जो शक्ति हमें मिलती है वो किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। आगे बात समझ में। आप जानते हैं कि सूर्य एक तारा है जिस पर होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण अनंत मात्रा में ऊर्जा चारों ओर बिखरती रहती है। यानी सूर्य एक तारा है, इसके अंदर क्या होता है, हीलियम के कण जो है वो टूटते रहते हैं और क्या होती रहती है, जो हीलियम है ना, वो उसका कण क्या करेगा, टूटेगा, यानी उसका नाभिक जो है यानी केंद्रक जो है वो टूटेगा, है ना। केंद्रक जो है वो क्या होता है, टूटता है, और केंद्रक के टूटने से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, यही ऊर्जा का प्रयोग जो है प्रकृति के द्वारा किया जाता है। तो नाभिकीय अभिक्रिया होती है सूर्य के अंदर, इसकी वजह से क्या होता है, चारों ओर ऊर्जा आती है सूर्य से। इसमें से एक छोटा भाग पृथ्वी तक पहुंचता है, यानी जितनी ऊर्जा बनती है सूर्य से, जितनी भी ऊर्जा बन रही है, ये ऊर्जा का छोटा सा पोर्शन पृथ्वी पर आता है। सौर ऊर्जा का यह छोटा भाग पृथ्वी की सभी गतिविधियों के संचालन के लिए पर्याप्त है। मतलब थोड़ी सी मात्रा में सूर्य जितनी ऊर्जा दे रहा है उसकी थोड़ी सी मात्रा पृथ्वी पर आ रही है, लेकिन ये काफी है हमारी जितनी भी समस्त गतियां हो रही है उनके लिए। ठीक है, पृथ्वी के हर भाग पर तथा वर्षा के विभिन्न महीनों में सूर्य की ऊर्जा समान मात्रा में नहीं पहुंचती है। सूर्य की ऊर्जा सारे भागों में समान मात्रा पे नहीं पहुंचती है साल भर। ऊर्जा के इस असंतुलन के कारण हवा कहीं गर्म तो कहीं क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर यहाँ आ रही है, तो यहाँ सूर्य की रोशनी जो है वो ज्यादा पहुंच रही है ना, तो ज्यादा सूर्य की रोशनी क्या हो रही है, पहुंच रही है। तो यहाँ की हवा जो है वो कैसी होगी, गर्म होगी सामने वाले हिस्से में, जबकि ये पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पर क्या होगी, ठंडी, है ना। तो क्या हो जाता है, हवा जो वायु है उसकी जो ताप होता है उसका अंतर आ जाता है। ठीक है, हवा गर्मी पाकर फैलती है और हल्की हो जाने के कारण ऊपर उठ जाती है। उस स्थान पर वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ये कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें आ रही है। ठीक है, सूर्य की क्या आ रही है, किरणें आ रही है। ठीक, तो अब देखो क्या होता है, हवा गर्मी पाकर क्या होती है, फैलती है और हल्की हो जाने के बाद ऊपर उठती है। यहाँ की जो हवा है वो सूर्य की गर्मी पाकर क्या हो गई, हल्की, और ये क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। इस तरीके से हल्की होने की वजह से, है ना, गर्म होके हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ का वायुदाब क्या हो जाता है, वायुदाब जो है वो वायुदाब कम हो जाता है। समझ में आ गया, वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब है ऐसे में अधिक दाब वाले स्थान से वायु कम वायुदाब वाले स्थान पर आ जाती है। अब यहाँ का वायुदाब क्योंकि कम है, तो जहां का वायुदाब अधिक है वहां से वायु कम वायुदाब में आ जाती है।
ठीक है। पवन की गति, तो ऐसे में अधिक दाब वाले जो स्थान से वायु कम दाब वाले स्थान में बहने लगती है, बहती हवा को ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवन की गति दोनों स्थानों के वायु दाब के अंतर पर निर्भर करती है। अंतर जितना अधिक होगा पवन का वेग उतना अधिक होगा। ठीक है। पृथ्वी पर कई स्थानों पर वर्ष भर वायु दाब अंतर एक समान बना रहता है। ठीक है। तो समान गति की क्या होगी, हवा चलेगी। इसको मैं फिर से समझा देती हूँ बेटा, टॉपिक को देखो क्या होता है। जैसे ये पर्टिकुलर प्लेस है ना। अब यहाँ पर ये एक भाग ए है और ये एक भाग बी है। ठीक है। अब पहले यहाँ वायुदाब आप समान मान लो। ठीक है। यहाँ का वायुदाब और यहाँ का वायुदाब क्या है, इक्वल है। ठीक है। लेकिन यहाँ सूर्य की गर्मी क्या होगी, तेज पड़ गई, तो यहाँ की वायु जितनी भी वायु है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर क्या हो जाती है, उठ जाती है। ठीक है। यानी ये वायुदाब क्या होगी, वायु ऊपर की ओर उठ गई। ठीक है। हल्की होने की वजह से, तो यहाँ वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया कंपैरिजन टू इसके। ठीक है। क्यों, क्योंकि वायु गर्म होकर ऊपर उड़ गई। तो अब यहाँ वायुदाब इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा। तो जो हवा है वो किधर से किधर आएगी, वायु किधर से किधर आएगी, अधिक दाब से कम दाब की ओर आती है। इसीलिए पवन क्या होती है, बहती है। तो बहने की शक्ति किससे आई है, सूर्य से। क्यों, क्योंकि ये जो वायु है हल्की होकर उठी किसकी वजह से, सूर्य की गर्मी की वजह से उठी है। तो ये होती है। अगर ये वायुदाब क्या होता है, बराबर रहता है, तो यहाँ समान वेग की हवाएं क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो अगर मान लो ये अंतर ज्यादा है, यानी वायुदाब यहाँ बहुत ज्यादा क्या हो गया है, कम हो गया, और यहाँ बहुत ज्यादा है, तो ये तेज हवाएं चलेगी। आगे बात समझ में। लेकिन अंतर अगर कम है तो थोड़ी नॉर्मल वेग वाली जो हवाएं हैं वो चलेगी। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से क्या होता है, जो वायु है वो गति करती है, बहती है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार सूर्य मदद करता है। बहती हवाओं को हम क्या कहते हैं, पवन। भूमि पर कुछ हवाओं की दिशा सदा समान नहीं रहती है, ऋतु के अनुसार इनकी दिशा क्या होती रहती है, बदलती रहती है। इस कारण ही इन्हें मानसूनी हवाएं भी कहा जाता है। ये मानसूनी हवाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि ऋतु के अनुसार वायु की दिशा बदलती रहती है। तो ये हवाएं जो है इन्हें मानसूनी हवा कहते हैं। हवा गर्मियों में 6 महीने समुद्र से धरती की ओर चलती है। जैसे ये मान लो यहाँ पर इसको आप मान लो धरती है, ये वाला एरिया धरती है और ये क्या है, समुद्र है। ठीक है। ये समुद्र और ये धरती। आगे समझ। अब क्या होगा, देखो सर्दियों में 6 महीने, यानी अभी सर्दी का मौसम है, तो जो है धरती से समुद्र की ओर चलेगी। हवाएं किधर से जाएगी, सर्दियों में धरती से समुद्र की ओर जाएगी। ठीक है। शीतकालीन मानसून का कारण बनती है, इसीलिए क्या आती है, सर्दियों में बारिश होती है। अभी हो रही है ना, कई जगह पे बारिश हो रही है। अभी बताया था, डिक्लेरेशन किया था यूपी वगैरह में बारिश होने का, अभी 2 दिन 3 दिन पहले, है ना। तो इसे शीतकालीन मानसून कहते हैं। शीतकालीन वर्षा क्यों होती है, क्यों, क्योंकि इस समय क्या होता है, 6 महीने समुद्र से धरती की ओर चलती है। सॉरी, गलत बोल दिया है मैंने, यहाँ पे करेक्शन है बेटा। इसको कि हवाएं जो है गर्मियों में, पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसको समझो पहले। हवाएं गर्मियों में 6 महीने समुद्र से धरती की ओर, देखो देखो सर्दियों में, चलो सही है वो, कि सर्दियों के अंदर जो है क्या होता है, सर्दियों में 6 महीने जो है हवा किधर से किधर बह रही है, धरती से किधर बह रही है, समुद्र की ओर। तो वर्षा होगी कब, सर्दी में। हवा कहाँ से कहाँ बहेगी, धरती से समुद्र की ओर। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, ग्रीष्मकालीन मानसून के कारण में क्या होता है, जो समुद्र से हवा किधर बहती है, धरती की ओर। ये जो गर्मी के समय हमारे जो बारिश होती है वो इस वजह से होती है, क्योंकि हवाएं किधर से बह रही है, समुद्र से किधर आ रही है, धरती की ओर आती है। ठीक है। तो अभी आप लोग अगर देखते हो तो जब हम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां होती है तो उसमें कहा भी जाता है कि बंगाल की खाड़ी से जो है हवाएं जो है वो शुरू हो गई है ना। तो वो धरती की ओर बढ़ेगी। अभी केरल में आ गया मानसून, फिर उसके बाद यहाँ आवा। तो जो गर्मी का टाइम होता है उसमें समुद्र से किधर आती है, धरती की ओर, और सर्दियों में धरती से हवाएं किधर जाती है, समुद्र की ओर। तो इस वजह से ये जो मानसूनी बारिश होती है वो होती है, और ये हवाएं जो होती है वो बहती है, जो अपने साथ
पानी लेके आती है उन्हें मानसूनी हवाएं कहा जाता है। ठीक है, मानसून से होने वाली वर्षा कई कारणों से प्रभावित होती है। इस कारण कहीं कम तो कहीं अधिक वर्षा होती है। एक ही स्थान पर एक समय में जल निकास की तुलना में अधिक वर्षा होने पर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। मतलब पानी जो है, बारिश ज्यादा हो रही है लेकिन पानी को निकलने की व्यवस्था नहीं है, जैसा अभी जयपुर में हुआ था। क्यों? क्योंकि जयपुर में बहुत सारे मकान बने हुए हैं, तो बारिश तो तेज आ गई लेकिन वहां पानी को निकलने की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां क्या हो गया, बहुत ज्यादा पानी हो गया और लोगों की गाड़ियां वगैरह बह गई। तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, कि पानी वर्षा से आता ज्यादा है लेकिन इसके निकलने की व्यवस्था नहीं होती। तेजी से बहता पानी मार्ग में आने वाली समस्त रचनाओं को नष्ट करता हुआ अपने साथ बहा ले जाता है। बाढ़ से जनधन की बहुत हानि होती है। फिर आता है असमान वेग की हवाएं, जिन्हें हम कहते हैं चक्रवात। नाम सुना होगा, है ना। तो चक्रवात जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। कई बार असमान वेग की हवाएं भी पैदा होती है जिन्हें चक्रवात कहा जाता है ना। चक्रवात में हवाएं सीधी नहीं चलकर वृत्ताकार पथ में घूमती है। कैसे घूमती है? ऐसे गोल गोल घूमती है। आगे बात समझ में? बाकी नॉर्मली हवाएं ऐसे सीधी बहती है लेकिन वृत्ताकार पथ में घूमती है, तो चक्रवात कहलाता है। इसमें एक बिंदु से उठती है हवाएं, ठीक है, ये बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है। हवाएं केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने के कारण उत्पन्न होती है, कि सेंटर पॉइंट है यहाँ वायुदाब कम उत्पन्न होता है, इसकी वजह से ये जो हवाएं हैं वो गोल गोल चक्र में बहती है। चक्रवात का घेरा 400 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक होता है। मतलब ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से ये जो गोल गोल आप हवाओं का एक जो चक्र बन रहा है वो कितना किलोमीटर होता है बेटा? 400 से लगाकर 3000 किलोमीटर तक हो सकता है। यानी इसकी लेंथ मतलब कितनी हो सकती है? 400 से लगाकर 3000 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब इतना बड़ा जो है चक्रवात आ सकता है। शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवातों का विस्तार व हवा की गति उष्ण कटिबंध की तुलना में अधिक होती है। यानी शीतोष्ण जो ठंडे एरिया है वहां पे चक्रवात का जो फैलाव होता है, मतलब दूरी जो होती है वो ज्यादा होती है गर्म होने के बजाय, गर्म वाले जो एरिया है उनकी बजाय। चक्रवात के कारण क्षेत्र के मौसम में एकदम परिवर्तन आ जाता है। मई के महीने में सावन का महीने का एहसास होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि चक्रवात में आप क्या क्या चेंजेस देखते हो, तो एकदम मौसम परिवर्तित हो जाता है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, मई के महीने में भी आपको बारिश की जो एहसास है वो होने लग जाता है। तेज हवा के साथ घनघोर क्या होती है? बारिश आती है। तेज हवा चलती है और बारिश आती है। बादलों की तेज गर्जन बिजली की चमक भय का निर्माण करती है। यानी जो बारिश हो रही है उसके साथ बादल भी गरजते हैं, बिजली भी चमकती है, पेड़ टूटते हैं, छप्पर उड़ जाते हैं, बिजली गुल हो जाती है, छप्पर उड़ जाते हैं, तेज हवाओं के साथ लाइट चली जाती है। इससे जीवन क्या होता है? बाधित होता है, रुक जाता है। कुछ ही दिनों में स्थिति एकदम फिर वापस क्या हो जाती है? सामान्य हो जाती है। स्थानीय स्तर पर उत्पन्न दाबांतर के कारण भी बहुत शक्तिशाली तूफान उठते हैं। तूफान उस क्षेत्र में भारी तबाही का क्या करते हैं? कारण बनते हैं। बहते पानी की शक्ति, बहते पानी की शक्ति को आप नदी के रूप में देखा होगा। यानी जो पहाड़ियां होती है उससे नदी जो होती है अपने साथ कई चीजों को क्या करती है? बहाकर ले जाती है, तो इसे बहते पानी की शक्ति कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद है पहाड़ों से निकलकर झील समुद्र में समाप्त होने तक नदी घाटी से डेल्टा तक कई संरचनाओं का निर्माण करती है। नदियों का महत्व बहते पानी बहने वाले पानी पर निर्भर करता है। कुछ नदियां मात्र बरसात में बहती है, जिन्हें बरसाती नदी कहते हैं। जैसे अभी फालना की नदी अभी नहीं आ रही है ना, रानी गांव के इधर नदी है, लेकिन जब भी बारिश होती है तब आ जाती है, तो इसे बरसाती नदी कहते हैं, जो कुछ महीनों तक बहती है और बाद में अपने आप गायब हो जाती है। मानव सभ्यता के विकास नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऐसी ही नदी सरस्वती के किनारे पर वैदिक सभ्यता का क्या हुआ है? विकास हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता जो है वो कहाँ विकसित हुई है? तो सरस्वती नदी के किनारे पर हुई। बाद में सरस्वती नदी के बहाव में बदलाव होने के कारण वहां के लोगों को अन्य स्थानों पर जाकर बसना पड़ा। यानी ये जो नदी निकली थी, अब ये माना जा रहा है कि ये जमीन के अंदर बहने लग गई है कहीं पे, है ना। तो इस वजह से पहले तो देखो क्या हुआ, सरस्वती नदी जैसे सपोज यहाँ पर ये पहाड़ी है, यहाँ पर सरस्वती नदी निकली, तो यहाँ पर लोगों ने घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। बट कई जगह क्या हो गया, इसने अपना रास्ता बदल लिया, ये जमीन के अंदर बहने लग गई। तो अब यहाँ पानी है ही नहीं, तो इन लोगों ने क्या कर दिया? यहाँ से पलायन कर दिया, दूसरी जगह पर रहने लग गए।
गंगा, यमुना, चंबल जैसी सदा बहने वाली नदियों के महत्व को सभी जानते हैं। इनसे प्राप्त जल व मिट्टी से करोड़ों लोगों का जीवन यापन होता है। नदी को महत्व देने के लिए इसे क्या कहा जाता है? माँ कहा जाता है। नदियों में अधिक जल आने पर इसकी विनाशक शक्ति का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारी जो बहते जल की शक्ति है वो हमने देखी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी शक्ति है वो हम लोग देखते हैं हिम नद या ग्लेशियर। ठंडे क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती, पानी जमकर हिम कणों के रूप में बरसता है। ठंडे क्षेत्र जो होते हैं वहां पर बारिश नहीं होती और पानी जो है बर्फ के टुकड़ों में चेंज होकर बरसता है। इस घटना को हिमपात कहते हैं। ठंडे क्षेत्रों में पानी जम जाता है और बर्फ का रूप ले लेता है और बर्फ गिरती है, उसको हिमपात कहते हैं। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमपात की स्थितियां ही रहती है। इस कारण इन क्षेत्रों में हिम या बर्फ की मोटी परत क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बर्फ की पूरी परतें धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगती है। बर्फ परत के बहने को हिम नद या ग्लेशियर कहते हैं। देखो पर्वतों पे ये क्या हो गया है, जो बर्फ है वो जम गया है और फिर ये बर्फ के टुकड़ों के रूप में नदियों के अंदर बहता है ना, तो ये बर्फ का टुकड़ा जो है उसे क्या कहेंगे? ग्लेशियर। हिम नद की गति कम होने के कारण इनके प्रभाव को नदी के प्रभाव की तरह तत्काल नहीं देखा जा सकता, मगर दीर्घकालिक प्रभाव बहुत देखने को मिलते हैं। हिम नदों के विशाल आकार के कारण इनकी शक्ति बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो बर्फ के टुकड़े टूट टूट के आए हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। आगे बस में इसीलिए काफी जो है परिवर्तन लाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके साथ बहुत सी चीजें जो है वो बहकर चली जाती है। आप इमेजिन करो कि अगर बहुत बड़ा पहाड़ है, वो वहां से बर्फ आ गया और नीचे जो जीव जंतु है वो क्या होंगे? मरेंगे। मार्ग में रुकावट बनने वाले चट्टानों को पीस कर मैदा जैसा बारीक कर देता है ये जो बर्फ का टुकड़ा है या बर्फ का जो हिम नद है वो। फिर है गंगा व यमुना हिम नदों से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, गंगा नद जो यमुना है वो बर्फ के पिघलने से बनी हुई नदियां हैं। आजकल विश्व के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं बेटा? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का जो तापमान है उसका बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम कम बन रहा है मगर पिघलता अधिक है। इससे हिम नदों का आकार सिकुड़ने लगा है। हिम नदों का पानी बहकर समुद्र में जाने के कारण समुद्र की सतह ऊपर उठती जा रही है। इससे समुद्र के किनारे बसे कई शहरों को धीरे धीरे जल में क्या हो रहे? समा रहे हैं। जैसे ये हो गया। ठीक है, अब तापमान बढ़ गया है तो क्या हो रहा है? जैसे कि यहाँ पर जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, ठीक है, इससे बर्फ पिघल कर आया, पानी के अंदर परिवर्तित हो रहा है क्योंकि तापमान क्या हो गया? बढ़ गया, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बर्फ पिघलेगी। तो ये जाकर कहाँ जा रहा है? समुद्र में। तो समुद्र में ज्यादा पानी जा रहा है तो इसका समुद्र का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये सारा पानी कहाँ आएगा? धरती पे आएगा, जिससे जान माल की क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, भारत का द्वारका शहर प्राचीन काल में कई बार जल में डूब चुका है। ठीक है, इसे नया बसाया जा रहा है। ठीक है, पुरानी द्वारिका जो है उसको क्या किया है? जल में खोज लिया है। कहा कि कृष्ण की द्वारिका मिल गई। अगर आप देखते हो डिस्कवरी पर तो दिखाया जाता है ना अंदर किस तरीके से जो है महल वगैरह बने हुए थे, दिखाते हैं, तो आप इसको देखिए ना। फिर है समुद्री धाराएं। जल का अधिकांश भाग समुद्र में निहित रहता है। अपने विशाल आकार के कारण समुद्र सदैव एक ही तरह के क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। नदी की तरह बाढ़ या सूखे जैसी स्थिति कभी भी समुद्र के अंदर दिखाई नहीं देती। इस कारण समुद्र को क्या कहा जाता है? शांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि समुद्र के अंदर न तो कभी बाढ़ आती है न कभी सूखा आता है। तो ये आंसर हो गया कि समुद्र को शांत क्यों माना जाता है। गहराई से देखने पर समुद्री जल में शक्ति देखने को मिलती है। वायु के प्रभाव से समुद्र जल को लहरों के रूप में आपने ऊपर नीचे होता हुआ देखा होगा। जैसे समुद्र है तो समुद्र की लहरें आती है ना, जैसे जैसे तेज हवा चलती है। भूकंप तथा ज्वालामुखी फटने या तूफान आने पर समुद्री लहरें क्या हो जाती है? घातक हो जाती है। समुद्र जल में शक्ति का दूसरा रूप समुद्री धाराओं में मिलता है। समुद्री धाराओं को समुद्र में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। समुद्री धाराएं आपको क्या होती है? समुद्र के अंदर देखने को मिलती है, जिन्हें समुद्री नदी कहा जाता है।
एक निश्चित दिशा में जल निरंतर क्या होता रहता है, बहता रहता है। समुद्री जो धारा है वो क्या होती है, इसके अंदर जो जल है वो एक निश्चित दिशा में क्या होता रहता है, बहता रहता है। कहीं समुद्र धाराओं में जो है जल होता है वो गर्म होता है, तो कहीं क्या होता है, ठंडा होता है। समुद्री धाराओं के बहने का कारण ढाल नहीं होकर तापक्रम अंतर और घनत्व अंतर, तापमान अंतर की वजह से ये जो जल है वो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता रहता है। ताप कहीं पे जो है, ताप समुद्र का गर्म है और कहीं पर क्या है, ठंडा है, इसकी वजह से ये जो जल है वो बहता रहता है। इन धाराओं का मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। गर्म धाराएं क्षेत्र को गर्म तो ठंडी धाराएं शीतल कर देती। गर्म धाराओं पर से गुजरने वाली हवाएं अपने साथ नमी ले जाती है, जो ऊंचे स्थानों पर जाकर क्या करती है, वर्षा करती है। जिन स्थानों पर गर्म व ठंडी हवाएं मिलती है वहां पर तापांतर पैदा होता है, जो कि हैरिकेन और टाइफून जैसे जो है तूफानों को जन्म देता है। देखो क्या होता है, वापस इसको हम लोग पढ़ते हैं। गर्म धाराओं पर से गुजरने वाली हवाएं, जैसे समुद्र है, यहाँ की धाराएं क्या है इसकी, गर्म, और इधर की कैसी है, ठंडी। ठीक है, तो जो गर्म धाराएं होती हैं, है ना, तो इन गर्म धाराओं के ऊपर से जो हवाएं बह रही है वो अपने साथ क्या लेके जाती है, नमी लेकर जाती है। ठीक है, और जो ऊंचे स्थान होते हैं वहां पर जाकर वर्षा के रूप में क्या होते हैं, गिर जाती है। आगे बात समझ में, तो ये चीज समझा रहा है, तो वर्षा का कारण होता है। जिन स्थानों पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती है, ये यहाँ पर, जैसे कि ये मैंने बताया आपको कि ये ठंडा है और ये गर्म है, तो यहाँ पर जो धाराएं मिल रही है गर्म और ठंडी, तो यहाँ पर जो है वो क्या आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं समुद्री, जैसे कि एग्जाम्पल है हेरिकेन और टाइफून। जहाजों के संचालन व समुद्री जीवों के जीवन की धाराओं पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटे के रूप में समुद्र जल बड़ी मात्रा में शक्ति का संचार होता है। ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा के एक सीध में होने के कारण आता है। जब ये पृथ्वी है और ये हमारी चंद्रमा है और ये है सूर्य, ठीक है, तो ज्वार भाटा क्यों आ रहा है, ज्वार भाटे का मतलब होता है कि समुद्र में बड़ी बड़ी जो लहरें आती वो होती है। आ रही बात समझ में, तो इसे ज्वार भाटा कहता है। ज्वार भाटा जो है सूर्य व चंद्रमा के एक सीध में आने का, ये जो चंद्रमा है और ये जो सूर्य है वो एक लेवल पर आ जाते हैं, इसकी वजह से क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। ऐसा होने पर समुद्री जल पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी ये जो चंद्रमा है आया तो कौन सीध में, ये चंद्रमा, ठीक है, और ये सूर्य, लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो पृथ्वी पर जो समुद्र है ना, पृथ्वी का जो समुद्र है उसका पानी जो है उस पे आकर्षण बढ़ जाता है। चंद्रमा इस पानी पर आकर्षण बल लगाता है ना, तो आकर्षण बल लगेगा पानी में तो धाराएं ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी, तो ये समुद्र जो होता है उस पे धाराएं ऊपर उठती है। इसके खिंचाव के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। हमने देखा है कि विभिन्न शक्तियां निरंतर कार्य कर इन धाराओं को जीवांत बनाए रखती। आज मानव इन शक्तियों को उत्पन्न होने के कारण विश्व में बहुत कुछ जान चुका है। इन पर निरंतर नजर रखकर तूफान, वर्षा आदि की भविष्यवाणी क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो आजकल तूफान, सुनामी इसकी पहले ही क्या कर दी जाती है, भविष्यवाणी कर देती है। अभी पहले थोड़े दिन पहले तूफान आया था केरल के है ना, तमिलनाडु के तट पे, तो पहले ही जो है वो फोरकास्टिंग कर दी थी वैज्ञानिकों ने, तो खाली करवा दिया था एरिया, है ना, और जो मिलिट्री के जो लोग हैं उनको क्या कर दिया गया था, भेज दिया गया था। तो मौसम विभाग पहले ही पता लगा लेता है। मानव ने जब प्रकृति को समझने का प्रयास प्रारंभ किया तो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव देखकर बहुत प्रभावित हुआ होगा। प्राकृतिक शक्तियों के पीछे के कारण जो है ज्ञान मानव को नहीं था। यानी पहले जो है प्राकृतिक शक्तियां क्यों हो रही, जैसे चक्रवात आ रहा है तो क्यों आ रहा है, भूकंप आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो जब पहले स्टार्टिंग में धरती बनी होगी और पहली बार आया होगा तो इंसान ने सोचा होगा ना कि क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, क्यों, क्योंकि उस टाइम उसको नॉलेज नहीं था। आज आप जानते हैं कि प्रश्नों का हल खोजना ही विज्ञान है। मतलब जो क्यूरियोसिटी है, यानी विज्ञान किसे कहेंगे कि जो हमारे मन में अलग अलग प्रश्न उठते हैं कि भूकंप क्यों आ रहा है, ज्वालामुखी क्यों फट रही है, तो उसका आंसर खोजना ही विज्ञान है। प्रारंभ में
मानव के पास प्रश्नों के हल खोजने हेतु अनुसंधान करने के साधन नहीं थे, यानी जो खोज करने के साधन नहीं थे। ऐसे में प्रश्नों के हल खोजने हेतु कल्पना शक्ति का उपयोग लिया जाता था, कल्पना की जाती थी कि हाँ ऐसा होता है तो इसलिए होता है। तो भगवान मानते हैं ना कि भूकंप आया धरती हिल गई, मतलब भगवान रुष्ट हो गए होंगे इसलिए ऐसा हुआ, हम मानते थे पहले। तो वही है, जब आप जैसे किसी बच्चे ने अपने पिता से पूछा हो कि हवा को कौन चलाता है, तो बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने के लिए पिता ने पवन देवता का नाम दे दिया। क्या कहा कि पवन देवता है जो हवा को चला रहे हैं ना। इसी प्रकार विश्व के विभिन्न भागों में अन्य देवता व असुरों की उत्पत्ति होती चली गई। पात्र पैदा होने के बाद उनकी अनेकों अनेक कहानियां भी क्या हो गई, बनती चली गई। आज भी विश्व में कई कहानियों को सुनकर आनंद लिया जाता है। इन कहानियों में कुछ वैज्ञानिक जानकारियां भी होती हैं। बालक ध्रुव की कहानी, ध्रुव तारे का अपने स्थान पर स्थिर रहना एक वैज्ञानिक तथ्य है। बिना साधनों के ध्रुव तारे के स्थिर रहने के तथ्य को उस काल के लोगों ने कैसे जाना होगा, समझ नहीं आती। मतलब कई चीजें ऐसी कर ली है जो पुराने समय में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी बेटा, फिर भी जो है कई आंसर्स खोजे, तो हम लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं ना। जैसे मानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर है वो एक सीध में स्थित है, ऊपर से लगाकर कन्याकुमारी से लगाकर कश्मीर तक, है ना। तो एक सीध में कैसे है, ये सारी चीजें जो है आज भी जो है हम लोग नहीं पता कर पाते कि दूरी कैसे नापी होगी, एक सीध में कैसे बनाएंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको पहले के लोग कर चुके हैं, लेकिन हम उनके बारे में आंसर्स नहीं पता लगा सकते। अब आते हैं प्रमुख बिंदु जो है वो देख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ। तो जितने भी चैप्टर हैं उनके मुख्य बिंदु आपको जरूर देखने हैं, क्योंकि मुख्य बिंदु में से ही एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी परत मेंटल कहलाती है, पिघली चट्टानों से बनी होती है। ये सारे जो मुख्य बिंदु है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर